हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों में प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? ए ऑप्शन है पत्ती, बी ऑप्शन है हरित लवक, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है जड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों में प्रकाश को कौन अवशोषित करता है। तो हरित लवक करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरित लवक के कारण से हरी दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? ए ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रक्त होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है ग्रास हॉपर में, बी ऑप्शन है तिलचट्टा में, सी ऑप्शन है मक्खी में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो ग्रास हॉपर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तिलचट्टा में भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, मक्खी में भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी इनमें से सभी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसीलिए इनका जो खून होता है वो सफेद होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए ऑप्शन है परासरण द्वारा, बी ऑप्शन है चलनी नलिकाओं द्वारा, सी ऑप्शन है विसरण द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि पानी और घुलित खनिजों को पौधों में परिवहन कौन करता है? ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी और घुलित खनिजों को पौधों में परिवहन कौन करता है। तो जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है सेरिब्रम को, बी ऑप्शन है सेरिबेलम को, सी ऑप्शन है मेडुला को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, तो सेरिब्रम को कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। इसे आपको याद रखना है। और मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका की कोशिका होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है तंत्रिका के द्वारा, बी ऑप्शन है हार्मोन के द्वारा, सी ऑप्शन है दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका के द्वारा भी होता है और हार्मोन के भी द्वारा होता है, यानी दोनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हार्मोन होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन क्या है। ए ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन, बी ऑप्शन है स्त्रीलिंग हार्मोन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एंड्रोजन होता है ये वृषण से निकलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। इसे आपको याद रखना है। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। ए ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रासहॉपर, डी ऑप्शन है घास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। तो जो घास होता है ये उत्पादक होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है परिवहन, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था। ए ऑप्शन है जल आपूर्ति, बी ऑप्शन है भूमि सिंचाई, सी ऑप्शन है बिजली उत्पादन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो जल आपूर्ति था, भूमि सिंचाई भी था और बिजली उत्पादन भी था, यानी इनमें से सभी था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ए ऑप्शन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी ऑप्शन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर।
15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है। ए ऑप्शन है दूध का, बी ऑप्शन है लार का, सी ऑप्शन है खून का, डी ऑप्शन है अमाशय रस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है। तो अमाशय रस का पीएच मान सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 1.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। और खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है चारकोल, डी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है, और साथ में दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल का नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल का नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो स्नेल का नियम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है लोहे का छड़का, बी ऑप्शन है स्टील का छड़का, सी ऑप्शन है कैडमियम का छड़का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का छड़का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है तो कैडमियम के छड़ का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। ए ऑप्शन है आयनन से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से, सी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, डी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। तो नाभिकीय संलयन से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होता है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन,
बी ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है प्रवाह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो लोहा होता है इसका भंडारण सीमित होता है और ये आने वाले समय में खत्म हो जाता है, और ये जो एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे हम पुनः नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे लोहा कौन सी संसाधन होगा, तो लोहा अनवीकरणीय संसाधन होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है। ए ऑप्शन है विद्युत हीटर, बी ऑप्शन है विद्युत इस्त्री, सी ऑप्शन है विद्युत बल्ब, डी ऑप्शन है विद्युत पंखा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है, तो विद्युत पंखा नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो विद्युत पंखा होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध, तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चालक तार का लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि डेनमार्क को कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्योगों का देश, बी ऑप्शन है खनिज पदार्थों का देश, सी ऑप्शन है पवनों का देश, डी ऑप्शन है जल विद्युत का देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ए ऑप्शन है शुष्क वायु, बी ऑप्शन है आर्द्र वायु, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है तेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है, तो आर्द्र वायु की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब लोहे में जंग लगता है तो जो लोहा का भार होता है वो बढ़ता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन है हरित लवक में, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, डी ऑप्शन है केंद्रक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ए ऑप्शन है 1 मिनट का, बी ऑप्शन है 2 मिनट का, सी ऑप्शन है 3 मिनट का, डी ऑप्शन है 4 मिनट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दृष्टि परास, बी ऑप्शन है दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है दूरी, डी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दृष्टि परास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस सीरीज में हम आपको विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपको याद नहीं होगा, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लेंस में फोकस
फोकस की संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।